ऊंचा पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों ज्यां कि आप सगला जानो के हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ हाँ, बिया आज भी आप एक नयो विषय लेकर हाजिर होया हाँ। आज अपनो विषय है राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह। तो ग्रामीण जगह अपना भाई बहन है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बन आप आर्थिक रूप क्या सशक्त कर सका हाँ बी की जानकारी आज आप अपने कार्यक्रम में लेवंगा। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए आपने साथ पधारा है मनमोहन कृष्ण शर्मा जी। आप राज्य मिशन प्रबंधक हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको मनमोहन जी। और ये साथ ही आपने पधारा है कविता देवी जी, आप क्लस्टर मैनेजर हैं राजीविका से, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी कविता जी। तो सबसे पहला जी आपनो विषय हो राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह, तो पहले तो वो जान लेवा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन काई है, एक उद्देश्य काई है और कब की स्थापना हुई, इसके बारे में जानकारी देवा। ये शहरी आजीविका मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और शहरी क्षेत्र के सभी निकायों में ये काम करता है। ये जो शहरी गरीब परिवार हैं उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। आज की वर्तमान परिदृश्य में हम बात करें तो मल्टीपल सेक्टर्स या अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से, अलग अलग घटकों के माध्यम से हम शहरी गरीब परिवारों को समूह और विभिन्न प्रकार के रोजगार परक कार्यों से जोड़ करके उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं जी। तो कहने का मतलब है आपने सीधा सीधा वही है कि भाई जो गरीब परिवार है वह चाहे शहरा में हो और चाहे गाँव में हो, बाना आर्थिक रूप में अपने सशक्त करने को एक मिशन है आपनो यो। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आप ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह के बारे में सुना कि यहाँ ग्रामीण महिलावां एकजुट हो की तरीके से अपना आपने एक आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। तो थोड़ा सा एक बारे में भी आप जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह काई है, की तरीकों काम कर रहा है और इसे क्या जुड़ सके कोई भी महिला। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2009-2010 से हुई थी और गांव में महिलाओं को जोड़ने के लिए एक टीम बनाई जाती है। वो महिलाओं के पास जाकर गरीब परिवारों की पहचान करती है और उनको समूह से जुड़ने के लाभ बताती है और उनको समूह में जोड़ा जाता है। फिर वो महिलाएं एक साथ होकर साप्ताहिक बैठक करती है, साप्ताहिक बचत करती है और साप्ताहिक वो ऋण भी लेन देन करती है। उसके बाद में वो ऋण अदायगी करती है मासिक और उसके बाद में एक बीके बनाया जाता है, वो उनका लेखा जोखा का संधारण करता है जी। जब अपन स्वयं सहायता समूह की बात करें यानी एक समूह है, अब समूह में कम से कम कितनी महिलावां हो सके हैं और अधिकतम कितनी महिलावां भी में जुड़ सके हैं। समूह में कम से कम 10 महिलाएं और अधिक से अधिक 19 महिलाएं हो सकती है जी। कम से कम 10 महिलाएं 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 भी के अंदर हो सके हैं जी। अब जहाँ गाँव में काफ़ी सारा समूह भी होता होगा, तो एक महिला एक ही समूह की मेंबर हो सके है या फिर कोई दूसरे समूह से भी बात जुड़ सके। नहीं, एक महिला एक ही समूह से जुड़ सकती है जी। और फिर ऐसा समूह मतलब मिलकर कोई ना कोई आर्थिक कार्य जी करेगा। तो आर्थिक काम जब भी आप कुछ शुरुआत करांगा, कोई रोजगार की स्थापना करांगा तो आपने पैसा की जरूरत हो है। बिल्कुल। तो आर्थिक सहायता बने कठों मिलेगी। आर्थिक सहायता सबसे पहले तो उनको रिवॉल्विंग फंड से दिया जाता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में बैंकों द्वारा उनको ऋण दिलवाया जाता है और उनके अलावा भी एक महिला निधि बैंक बना है अपना, तो उसकी तरफ से भी उनको ऋण प्रदान किया जाता है जी। तो महिला निधि बैंक कुछ अलग लाग रहे सुनने में भी, नॉर्मल बैंक तो आप सगला सुना ही, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा कहीं है एक अंदर विशेष जी। ये 2022 में शुरुआत की गई थी इस महिला बैंक की जी। और इसके द्वारा महिलाओं को 48 घंटे में ऋण उपलब्ध करवाया जाता है 40,000 रुपये और इसमें 8% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है जी। तो वो तो है आपने बात। आप ग्रामीण और शहरी जब आजीविका मिशन की बात करें तो दोनों में कई अंतर गतिविधियां का अंदर रहेगा भी आप जानागा मनमोहन जी से। मनीषा जी, मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि शहरी और ग्रामीण में मुख्यतः तो स्वयं सहायता समूह पर हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर जो दोनों के बीच में वो ये है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम केवल महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन शहरी आजीविका मिशन के तहत हम महिला समूह के साथ साथ और 5 जो घटक हैं उनमें काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम स्किल ट्रेनिंग मानी कौशल प्रशिक्षण युवाओं को, युवक युवतियों को देते हैं। महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, 18 से 35 आयु वर्ग का होना चाहिए वो और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद हम स्ट्रीट वेंडर मानी शहरी पथ विक्रेता
जो रेडी पटरी वाले हैं, फुटकर विक्रेता हैं, उनको भी संरक्षण देने का काम स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत करते हैं। स्ट्रीट वेंडर घटक हमारा है। चौथा हम बात करें तो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, मानी कि शहरी बेघरों है तो आश्रय स्थल की हमने बात की। अभी बेघर शहरी से मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी शहर में आया जिसके बाद अपना घर नहीं है, जो खुले में सार्वजनिक स्थान पर रह रहा है, उसको गरिमापूर्ण जीवन, क्योंकि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, एक जीवन जीने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, संविधान से हमें प्रदत्त है। उसकी पालना में भारत सरकार ने इस घटक को इस आजीविका मिशन का पार्ट बनाया और सभी नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं से युक्त हमने आश्रय स्थल बना है। आज सर्दी का मौसम अभी चल रहा है हमारे पास, आप देख रहे होंगे कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है। उससे कोई जनहानि नहीं हो तो बेसिक सुविधाओं के साथ बिस्तर, पानी, गर्म पानी, शौचालय और रियायती दर पे खाना, ये सब हम शहरी आश्रय स्थलों में उनको उपलब्ध करवाते हैं। एक आपको मैंने बताया कि हमारा स्वयं सहायता समूह वाला पार्ट है ही है, जिसमें हम महिलाओं को 8 से 10 महिलाएं, न्यूनतम 10 महिलाएं, अधिकतम 20 महिलाएं हो सकती, समूह बना करके और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जो घटक है जिसमें हम बैंक लिंकेज भी करते हैं। बैंक लिंकेज मानी बैंक से उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन दिलवाने का, ऋण दिलवाने का, अनुदानित दर पे ऋण दिलवाने का काम भी इसमें करने जा रहे हैं। ये सारे काम हम आज की डेट में कर रहे हैं जी। तो शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर आ रहा बात करी जहाँ पर भाई बिल्कुल सही बात है कि जब गरीबी रेखा से नीचे है और छोटा मोटा काम धंधा अपना शुरू कर पावे है, तो बिल्कुल आप देखा कि सड़का पर भी कई छोटा छोटा जो ठेली लगा के काम कर रहे हैं, तो बाने इससे कुछ फायदो लेने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए बाने क्या शुरुआत करनी पड़ेगी, कठे जानो पड़ेगा कि भाई मिशन से जुड़ सके। मनीषा जी, आपने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ कोरोना आया था तो बहुत बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स और टीवी में भी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम स्ट्रीट वेंडर, पीएम आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये जो आत्मनिर्भर निधि है ये पीएम स्वनिधि का स्वरूप है। इसका अब 2nd, 3rd फेज राजस्थान में पूरे देश भर में चल रहा है। इस स्कीम में 10,000 रुपए का जो रेडी पटरी वाले, जो स्ट्रीट वेंडर भाई बहन थे हमारे, जो फुटकर विक्रेता थे, उनको अपना व्यवसाय जो कोरोना में खत्म हो गया था, दोबारा स्टार्ट करने के लिए, पुनः प्रारंभ करने के लिए एक लोन 10,000 रुपए का बिना ब्याज के। बिना ब्याज कैसे? क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो ब्याज तो लेता ही लेता है, लेकिन इस स्कीम में सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन, आप देख रहे हैं यूपीआई, फोन पे जो हम कर रहे हैं, इसको प्रमोट करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन पे 10,000 के लोन पे करीब 1,200 रुपए का ब्याज लगता था, उसको हमने कैशबैक में डाल दिया। भारत सरकार ने इसको स्कीम को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो जितना भी ब्याज आप उस ऋण पे चुकाते हैं वो पूरा की पूरा कैशबैक से आपके पास वापस आ जाता है। तो एक तरीके से ब्याज मुक्त ऋण 10,000 रुपए का सरकार ने देना शुरू किया, और ये फर्स्ट फेज में मानी फर्स्ट टर्म में 10,000, सेकेंड में 20,000 और तीसरे में 50,000 तक का ऋण एक किसी भी लाभार्थी को इसमें मिल सकता है। मतलब 50,000 तक को ऋण आपा ले, पहला 10,000 लेकर के आप चुका देंगे, चुकाने के बाद 20,000 के एलिजिबल होते हैं, 20,000 का चुका देंगे तो 50,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, पहले शुरुआत 10,000 से आपने करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट फेज का था, मानी प्रथम चरण में इस स्कीम को पीएम स्वनिधि जब लॉन्च किया गया तो 10,000 रुपए के लोन से किया गया। आज ऐसे भी लाभार्थी हैं जो 50,000 का भी लोन ले रहे हैं। एक और चीज, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब हम चले गए हैं तो उसमें ऐसे परिवार या स्ट्रीट वेंडर के परिवार के अन्य सदस्य जो कि किसी स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो अब अन्य 8 स्कीमों से जो जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ने का काम भी सोशल प्रोफाइलिंग के माध्यम से इसी स्कीम के तहत किया जा रहा है। घर घर जाके हमारे लोग, हमारे निगम निकाय के कार्मिक या किसी एजेंसी के माध्यम से हम उन लाभार्थी परिवारों के घर जाकर के उनके परिवार में जो एलिजिबल सदस्य हैं, माने उनकी पात्रता के अनुसार उनको सरकार की दूसरी योजनाओं से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ये पीएम स्वनिधि है। तो आप अगर ग्रामीण की तरफ चला जी, मैं स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से अपना काम करे है और भी महिलाओं पे आप विशेष काम रहे, कभी महिलाएं ही ग्रुप बना के काम करे, तो इनमें पात्रता का ही निर्धारित करी गई है महिलाओं के लिए, कौन सी महिला एक अंदर पात्र हो सके और इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ सके है? जी, इसमें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा जाता है समूह में, और बाकी एक गरीब परिवार की महिला होना जी, जो गरीब परिवार की महिला है उसको सबसे जल्दी जोड़ा जाता है इसमें, और उनको ही जो महिला उद्योग शुरू करना चाहती है उनको ऋण दिया जाता है जी। तो उद्योग मतलब अकेली या इकाई के रूप में कोई उद्योग स्थापित हो गए, या अकेली महिला भी कोई उद्योग अपना कर सके? महिला अकेले भी अपना उद्योग शुरू कर सकती है और एक समूह मिलके भी अपना उद्योग शुरू कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि तरीके का उद्योग में स्थापित कराया जा रहा है, अगर उदाहरण के रूप में जानना चाहूँ तो। जिसमें इसमें एक तो लघु उद्योग है, जैसे कि अभी महिलाएं अपनी अचार पापड़ बना रही है, बहुत सी महिलाएं साबुन भी बना रही है। अभी जैसे कि यहाँ पे जयपुर में सरस मेला था तो उसमें सभी तरह के उद्योग थे, उसी प्रकार से महिलाएं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग शुरू कर रही है, और समूह के रूप में भी अगर वो शुरू करना चाहती है तो वो भी हो सकता है जी। तो मतलब इनमें कुछ ना कुछ जहाँ सामान बन रहे हैं, जहाँ मंगोड़ी पापड़ बड़ी का आप बात कर रहे हैं, अचार डाल रहे हैं,
तो इन्हें क्योंकि मार्केटिंग भी आजकल भाई समझनी जरूरी है कि की तरीके से कि मार्केटिंग क्या होगी, क्या वो सामान बिकेगो, तो बी की समझ के लिए कहीं करो जावे, कोई प्रशिक्षण आने दियो जावे है कहीं जी, इनके द्वारा महिलाओं को राजस्थान ग्रामीण आजीविका के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको मार्केटिंग की समझ भी दी जाती है और उनको वो प्रोडक्ट बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जानना चाहूँगा कि प्रशिक्षण जहाँ अपनी गांव की महिला है, एक आपनो कोई गांव है, तो प्रशिक्षण भी गांव में ही अपन उपलब्ध होगा या बाहर जाकर बाने प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, कोई बाने फीस भी जमा करनी पड़ेगी या फ्री होगा, कहीं व्यवस्था होगी वहाँ की? जैसे कि अगर महिलाएं एक साथ मिलकर जैसे 40 या 50 का ग्रुप बनाकर गांव में अगर ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है। उसके अलावा अगर 1 या 2 महिला जाना चाहती हो तो जैसे कि रूट सेट संस्थान हैं अपने, उनमें ट्रेनिंग दिलवाई जाती है और वो बिल्कुल निःशुल्क होता है उनके लिए। निःशुल्क ही ट्रेनिंग दी जा रही है और कोशिश करी जाओ कि गांव का अंदर ही ट्रेनिंग दी जावे, क्योंकि गांव की जो महिलाएं होती है वो काम को छोड़कर बाहर जल्दी से नहीं जा पाती है, तो उनको वहीं पे उपलब्ध करवाया जाता है। जी कविता जी, एक चीज़ आज जानना चाहूँगा कि पहले जगह अपनी ग्रामीण महिला थी जब स्वयं सहायता समूह को नहीं, हाँ वह सिर्फ खेती बाड़ी में ही सहायता करती होगी परिवार की, अपनों कुछ अलग से वहाँ को आर्थिक कुछ नहीं हो, तो बी टाइम वहाँ की कई स्थिति थी और अभी स्वयं सहायता समूह जब बन गया है, महिला वहाँ अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, कुछ अर्जन भी कमाई भी करे लगी है, तो अब वहाँ की स्थिति में कई फर्क या सुधार आपने नजर आ रहे हैं? जी, जैसे कि पहले महिलाएं, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि महिलाएं खेती बाड़ी जानती थी जी, बाकी और अपनी आजीविका के लिए भी वो परिवार पर निर्भर रहती थी जी। और कभी बैंक से नहीं जुड़ी थी महिलाएं, बैंकों में बहुत सारी महिलाओं के खाते भी नहीं थे। आजीविका में जुड़ने के बाद आज महिलाएं खुद बैंकों में जाकर पैसों का लेन देन कर रही है। इसके अलावा आज वो परिवार पर निर्भर नहीं रहकर अपने खुद पर आत्मनिर्भर बनी है महिलाएं और उनको सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो रही है। जैसे कि अभी पुलिस थानों से अपनी सुरक्षा सखियाँ भी लगी हुई है, तो महिलाएं पहले पुलिस थानों में जाने से डरती थी, लेकिन आज महिलाएं पुलिस थानों में भी जाकर अपने कुछ भी अपने जो काम होता है वो वहाँ बोल सकती है। तो सुरक्षा सखी एक नाम से अठे लियो, तो इसके बारे में भी आप जानना चाहूँगा, सुरक्षा सखी कहीं है, कहीं काम आपको रहे है? जी, सुरक्षा सखी अपने जो आसपास के थाने क्षेत्र हैं उनमें हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा सखी के रूप में जोड़ा गया है, उनको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और गाँव में अगर कुछ भी जो हो रहा है, जैसे कि अगर बाल विवाह हो रहा है तो सुरक्षा सखी द्वारा पुलिस को वो सूचना दी जाती है और उन पर सबसे जल्दी कार्यवाही की जाती है पुलिस द्वारा। तो कौन बन सके है सुरक्षा सखी, अगर कोई बनना चाहे? हमारे समूह की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा सखी बन सकती है। वहाँ में से कोई भी, मतलब हाँ, कोई भी जो सुरक्षा सखी की बनने की इच्छुक हो, जैसे कि काम करने की इच्छुक हो, आगे बढ़ने की इच्छुक हो, वो महिलाएं उनसे जुड़ सकती है। जी, आप जब भी कोई रोजगार शुरू करना जावा, जब आप स्वयं सहायता समूह बनावा तो आप बैंक से ऋण लेवा, तो बैंक से ऋण लेने के लिए कोई जहाँ बैंक खातों होना जरूरी है, तो सबको अलग अलग खातों होना जरूरी है या फिर एक ग्रुप को ही एक खातों अपन भी अंदर खोलना पड़ेगा? समूह का खाता एक खाता ही खुलता है सभी। जैसे 10 महिलाएं जो होती हैं वो अपना हिस्सादान देती है उसमें, जैसे कि अगर 10 महिलाएं हैं तो वो अपने 100 रुपये वहाँ पे देके 1000 रुपये का वो बैंक का खाता खुलवाती है, समूह के नाम से वो खाता खुलवाया जाता है। अच्छा। और उनका एक खाता और होता है जो बैंक क्रेडिट लिंकेज का होता है, उसमें से अगर लोन लिया जाता है तो वो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और सेविंग अकाउंट से महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। जी, एक आप वो भी जानना चाहूँगा कि जो बैठक हुआ है तो बैठक के बारे में थोड़ी सी जानकारी की तरह का बही खाता एक अंदर हुआ है, बचत कितनी महिलाएं कर रही है, सप्ताह के हिसाब से, महीना के हिसाब से कहीं रहा है? जी, बैठक जैसे कि 10 महिलाएं जो होती हैं उनके किसी भी घर पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर पर, कहीं भी वो महिलाएं वहाँ बैठक कर सकती है। उसमें 20 रुपये से 50 रुपये तक की वो बचत जमा करवाती है और साप्ताहिक बचत जमा करवाती है। अच्छा। एक सप्ताह की बैठक होती है, वो उसके हिसाब से बचत देती है। फिर उसके बाद में जो महिलाएं होती हैं उनमें एक बुक कीपर बनता है, पुस्तक संचालक, उसके पास 7 रिकॉर्ड होते हैं समूह के। सबसे पहले अपना बैठक रजिस्टर होता है, उसके बाद में एक उपस्थिति रजिस्टर होता है और एक ऋण रजिस्टर होता है, एक साधारण बही खाता होता है, एक मासिक प्रतिवेदन होता है और एक सदस्यता बचत डायरी होती है। जी। वो सारे रिकॉर्ड वो पुस्तक संचालक के द्वारा संधारण किए जाते हैं। जी जी। और जब बैठक होवे तो भी में कहीं प्रक्रिया होवे, मैं सुने को कुछ स्कूल की तरह मतलब प्रार्थना वगैरह भी होवे है, वहाँ में कहीं करो जावे है? सबसे पहले प्रार्थना ही की जाती है। बैठक में जब 10 महिलाएं उपस्थित हो जाती है तो प्रार्थना से शुरुआत की जाती है, उसके बाद में महिलाएं अपना परिचय देती है। पहले क्या था कि पहले महिलाओं को अपने पतियों के नाम से जाना जाता था। अच्छा। लेकिन आज महिलाएं खुद के नाम से अपना परिचय देती है। जी।
कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से हूँ, मैं इस समूह में जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद में वो अपनी बचत देती हैं, वो अपनी जो मासिक प्रतिवेदन जो डायरी होती है उसमें अपनी पैसे रखकर सारी महिलाओं के पास घुमाती है उसको, फिर वहाँ पर वो पैसे दिए जाते हैं। जी, तो मनमोहन जी से पूछना चाहूँगा कि शहरी आजीविका मिशन में कहीं कहीं नया नवाचार कराया जा रहा है। शहरी आजीविका मिशन में जो नवाचार हम अभी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनमें से मुख्यतः जैसा अभी आपको कविता जी ने बताया कि अचार पापड़ मंगोड़ी वाला ये जो काम है, ये एक बेसिक सा मतलब बहुत मूलभूत सा काम है जो लगभग हर महिला ये सब बनाना जानती है और अपने घर के लिए बनाती भी आई है। ये जो स्कीम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2021 में कोरोना के समय पे लॉन्च की गई। स्कीम का पूरा नाम PMFME करके एक स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये स्कीम के नाम से जानी जाती है। इस स्कीम में प्रोसेस फूड मानी कि प्रसंस्कृत खाद्य जो भी आप बनाते हैं, चाहे वो इंसान का हो चाहे पशु आहार हो, उसको बनाने के लिए सरकार 40,000 रुपये का अनुदान दे रही है प्रति महिला पे। अब एक समूह में अगर 10 महिलाएं हैं तो समझिए 40,000 गुना 10, 4 लाख रुपए का एक अनुदान जो है, जो उसको अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दिया गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस देना नहीं है। अनुदान मतलब उन्हीं के खाते में रहने वाला है, वापस नहीं आएगा। ये शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में स्कीम चल रही है। शहरी क्षेत्र में इसको रूट करने का जो माध्यम है वो एक एरिया लेवल फेडरेशन मानी संकुल स्तरीय संघ हम बनाते हैं। सेकंड लेवल पे SHGs के बाद मानी स्वयं सहायता समूह के बाद जो संगठन बनता है, जो रजिस्टर्ड बॉडी है, उसको हम ALF कहते हैं, एरिया लेवल फेडरेशन। और ग्रामीण में हम बात करें तो वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन आ जाता है, SHG और VO के बाद में सीधा क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से इसका डिस्बर्सल हमारे नीचे वितरण SHGs के सदस्यों को किया जाता है। तो मैं नवाचार के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नवाचार में अभी हम तीन अलग अलग विभागों के साथ काम करें। एक मैंने आपको बताया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जो स्कीम है, जिसमें हम अचार पापड़ मंगोड़ी और बतेरी चीज़ें जो भी प्रसंस्कृत खाद्य है, जैसे आप दूध से दही बना रही हैं, पनीर बना रही हैं, मिर्च का पाउडर आपने बना लिया, लाल मिर्च का, हरी मिर्च का, है ना, अदरक की चटनी अपन ने बनाई, लहसुन की चटनी अपन ने बनाई, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, इनके अंदर कवर होती हैं। पापड़ आप बना ही रहे हैं, वो ट्रेडिशनल काम, अचार वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड हो जा रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं। वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान में करीब 1,000 के लगभग महिलाओं को हम इससे लाभान्वित कर चुके हैं। कुछ को हमने कर दिया है, कुछ को किया जाना प्रक्रियाधीन है, लेकिन वो स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है। तो एक ये काम हम नवाचार के रूप में इसमें कर रहे हैं। दूसरा, भारत सरकार के निर्देश थे कि उन्होंने अमृत मित्र करके, आपने अमृत का नाम सुना होगा, अमृत जो शहरी क्षेत्र में सीवरेज का काम करती है, ड्रिंकिंग वाटर का काम करती है, वो एक स्कीम है जिसको स्टेट पे, राज्य में, राज्य स्तर पे रुचिको डिपार्टमेंट करके चलाता है। अच्छा, है ना। उसमें भी हमने जितने भी सरकारी पार्क हैं, नगर निकाय स्तर में जितने भी सरकारी पार्क हैं या सरकारी ऑफिसेज हैं या PhD माने जल जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के जितने ऑफिसेज हैं, उनका ऑफिस मेंटेनेंस या फिर उनका जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपन पानी हर महीने नल से हमारे पास आता है, उसके बदले में हमें शुल्क देना होता है। वो शुल्क वाला जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो काम भी हमारे पास मिल सकता है। उसके लिए हमने सरकार दोनों विभागों के साथ MOU भी किया है, चाहे वो रुचिको होगा, चाहे वो PhD होगा, वो हमें हमारी सेलेक्टेड महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उनको चिन्हित करके जो पात्र महिला हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद ये काम हम कर रहे हैं। जी। और आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हम बात करें तो बहुत सारे निकायों में जितने भी सरकारी पार्क हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के जो पार्क हैं, नगर निकाय के, उनके संधारण का काम हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही है। ये दूसरा विषय था जो नवाचार में हम बात करते हैं। तीसरे पे अगर हम जाएं तो तीसरा स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कविता जी से, तो मैं बताना चाहूँगा कि RRR सेंटर आपने पढ़ा होगा आजकल कि जितना भी अनुपयोगी सामान, कपड़े, वस्तुएं जो आपके घर में रखी है लेकिन आपके काम नहीं आती, आप चाहते हैं किसी के काम आए, तो सरकार ने उसके लिए RRR RRR जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम मूवी से भी कनेक्ट करते हैं कई बार, लेकिन मैं ये जो वास्तविक परिदृश्य में बात करें तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, RRR से उसका मतलब ये है, मानी जितना कम किया जा सके, जितना पुनरुपयोग किया जा सके और जितना पुनर्चक्रण में अपने काम आ सके। तो ये RRR सेंटर की स्थापना हर निकाय स्तर पे की गई है, जिसमें आप कोई भी आम नागरिक अपने घर का अनुपयोगी जो काम आ सकता हो, ऐसा नहीं कि आपने वेस्ट कचरा वहाँ इकट्ठा कर दिया, बर्तन हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, कोई भी सामग्री आपके घर की वो आप दे सकते हैं। इनको चलाने के लिए SHGs की महिलाओं को हमने इन्वॉल्व कर दिया है, उनको उसमें मानदेय मिलता है, वो सेंटर का संचालन कर रही है, जगह जो है वो नगर निकाय उपलब्ध करवाती है। तो मोटा मोटा ये तीन तो जो ऐसी चीजें हैं, जो 3 विभाग मैंने आपको बताया, SBM के साथ कन्वर्जेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा फूड प्रोसेसिंग जो स्कीम है हमारी, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तीसरा हमने बताया कि अमृत मित्र एक स्कीम है जो पिछले साल भारत सरकार ने लॉन्च की, उसमें भी महिलाएं जो हैं
पीएचडी के साथ काम कर रही है, मानिए उनका बिल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीकेज आइडेंटिफिकेशन, जहां भी नल में टूट फूट है उसको ढूंढना और ठीक करना, ये तकनीकी काम है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद ही उनको फील्ड में भेजा जाता है। ये सारा काम हम कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि गार्डन मेंटेनेंस वाला हम काम कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें हम कर रहे हैं। साथ साथ स्कूल्स जो हैं, जितने भी राजकीय और निजी स्कूल्स हैं हमारे कुछ संभागों में, जो शहरी आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो स्कूल और स्काउट का भी नाम आपने सुना होगा, उनकी जो ड्रेस बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अगर हम चले जाएं तो जननी कलेवा करके एक स्कीम चलती है। जी। जितनी भी प्रसूताएं हैं जिनका राजकीय अस्पताल में डिलीवरी हुई है, जिन्होंने बच्चा जिनके हुआ है, उनको पौष्टिक आहार देने के लिए एक स्कीम जननी कलेवा करके चल रही है। वो ग्रामीण और शहर दोनों में ही है। दोनों में। अच्छा, उसमें हमारे स्वयं सहायता समूह की, शहरी स्वयं सहायता समूह की और साथ साथ ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी वो कलेवा उपलब्ध करवा रही हैं हॉस्पिटल्स में उन प्रसूताओं को, क्योंकि वो खुद भी एक माँ है और जानती है कि उस समय उस स्थिति में एक प्रसूता के लिए क्या ज्यादा उपयोगी है, क्या ज्यादा जरूरी है, वो सब तैयार करके उपलब्ध करवाई। तो जो आपने पूछा, मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ बताने की। बिल्कुल। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलावां क्या स्वयं सहायता समूह बना रही है, या शहरी भी बना रही है, और वहाँ का काम भी थोड़ा अलग है। गांव के बनस्पत आप अगर देखा तो शहरा में अलग अलग मतलब वैरायटी ज़्यादा कैस खांगा आपका काम की, रोजगार की बहुत सारी अलग अलग विविधता है। तो इनमें अलग अलग तरीके का काम अपनी शहरी जो की बहना है वह कर रही है स्वयं सहायता समूह में। एक आप ये सुना स्वयं सहायता समूह से जब महिलावां जुड़े हैं तो कई बार देखा कि क्योंकि ये भाई गरीबी रेखा से नीचे है या गरीब परिवार से ताल्लुक रखे है, तो कई बार ज़रूरत घर की भी आम घरेलू ज़रूरत भी होवे है, जिसमें आपाना एक मुश्त पैसा की ज़रूरत पड़ जाए, या कोई शादी ब्याह है, कोई कई घर में बीमारी से जुड़े है, कुछ है, एक मुश्त आपाना जब राशि चाहिए तो ये बचत की जो राशि इकट्ठी करे तो ये भी कहीं इस तरीके की चीज़ों में काम में ली जा सकते हैं। जी, जैसे कि जो बचत इकट्ठी होती है वो भी महिलाएं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ले सकती हैं। जी, तो और कई प्रक्रिया रहे, जहाँ समझ लो एक है जहाँ अपनी कोई बहन है, बिना ज़रूरत है तो बाकी तरीके से भी बात न रखेगी और की तरीके से भी के खाता में पीसा जाएगा, कई प्रक्रिया रहेगी भी। जैसे कि अगर किसी महिलाओं को पैसे की आवश्यकता है तो वो सबसे पहले अपने समूह की जो बैठक होती है उसमें सभी अपनी दीदियों को बताएगी कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, और जब सारी दीदियां मिलकर उनको बोलेगी कि ठीक है हम आपको ये ऋण दिलवा देंगे, तो ग्राम संगठन जो समूह से ऊपर होता है एक गांव के ऊपर, जैसे कि उसमें 10 से 15 समूह होते हैं अपने, उसके ऊपर ग्राम संगठन की इकाई बनती है। उस ग्राम संगठन से उस समूह के खाते में पैसा दिया जाता है जी। और अगर ग्राम संगठन के पास में भी पैसा उपलब्ध नहीं हो तो वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास से पैसा ले सकते हैं। जी, तो रोजगार के अलावा अगर आप बात करा कि पोषण की बात करा, स्वच्छता और स्वास्थ्य की अगर बात करा, तो इसके लिए भी जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रयास किया जा रहा है। जी, पोषण और स्वास्थ्य के लिए गांव में हमारी जो जेंडर दीदियाँ हैं, जेंडर सखियाँ हैं, वो लगाई गई हैं। अच्छा। और उनके द्वारा महिलाओं को जैसे कि माँ के लिए कौन सा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना चाहिए और उसके लिए बच्चों को कितना आहार उपलब्ध करवाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। जी। और पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है हमारे द्वारा और महिलाओं को उसके बारे में समझाया जाता है। जी, तो शहरा में कहीं करो जा रहे हैं मनमोहन जी के लिए? मैंने आपको बताया कि जननी कलेवा एक बेसिक सी चीज़ है जो हमने स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे निकायों में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये एसएचजीस के माध्यम से इसकी सप्लाई दी जा रही है। पोषण सप्ताह वाला जो कार्यक्रम है वो लगभग दोनों ही परिदृश्य में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उसको मनाया जाता है। इसमें अवेयरनेस माने जन जागरण वाले जो काम है उसमें हमारा मेन पार्ट होता है, क्योंकि नगर निकाय में या ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी स्कीम को अगर आपको लागू करना है, किसी भी योजना का अगर आप चाहते हैं कि अधिकतम लोगों तक उसकी पहुंच हो, तो उसके लिए आपको एक बड़ी मैन पावर या वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है, एक बड़ी उसकी ज़रूरत होगी वर्क फोर्स की। तो वो हमें एसएचजीस के नाम पे वो हमारे पास उपलब्ध होती है, क्योंकि वो घर की सदस्य भी है, समाज की सदस्य भी है और एसएचजीस की मेंबर भी। तो ड्यूल रोल में, डबल भूमिका में, दोहरी भूमिका में वो लोग अपना काम करते हैं। एक तो खुद भी उसको अपना रहे हैं, जो सरकार की स्कीम है उसका लाभ ले रहे हैं, दूसरा बाकी जो समाज में अन्य परिवार हैं, महिलाएं हैं, उनको भी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अवेयरनेस वाला काम, जन जागरण वाला काम हम उसको पूरा कर रहे हैं, साथ साथ ये जननी कलेवा वाला काम भी हम साथ में कर रहे हैं। एक आप जहाँ क्योंकि स्वयं सहायता समूह की आप बात करी, ज़्यादातर कार्य अपने स्वयं सहायता समूह के रूप में ही हो रहा है, तो इनमें जो संचालन करता है वहाँ के बारे में जानेगा, कौन कौन संचालन करता है और कौन इनमें बन सके, ग्रुप का ही मेंबर हुआ है या कुछ अलग है, और संचालन करता कहीं कहीं काम रहे हो? जी मनीषा जी, मैं बताऊंगा कि आप 8 से 10, मैंने कहा कि न्यूनतम 10 सदस्य इसके अंदर होते हैं, अधिकतम ये संख्या 20 तक जा सकती है। उन्हीं में से 3 पदाधिकारी हमें बनाने होते हैं। वो जो महिलाएं हैं अपने बीच में से 3 लोगों को नॉमिनेट करती हैं, जिसमें एक अध्यक्ष,
दूसरा कोषाध्यक्ष और तीसरा सचिव। 3 लोगों का काम है। जो अभी आपको कविता जी ने बताया कि रिकॉर्ड संधारण करना, रजिस्टर संधारण करना, ये सब कोषाध्यक्ष और सचिव का काम है। अध्यक्ष जो है उस समूह की बैठक हो, उस समूह की जो समस्याएं हैं उसको आगे लेकर के जाना, उनका समाधान करवाना, वो लीड रोल में रहता है। तो अब ये तय नहीं होता कि उनमें से कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि महिलाओं को ही तय करना है अपने समूह का नाम, समूह का बैंक खाता खुलवाना और उसके बाद ही बाकी सारी योजनाओं का लाभ ले पाना, क्योंकि बिना बैंक खाते की किसी योजना का लाभ मिल ही नहीं सकता आपको। क्योंकि आजकल सरकार जो है वो हर योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डीबीटी की बात करती है, और डीबीटी मतलब खाते में पैसा जाएगा, मैनुअल तो रहा नहीं कुछ भी, मानी आप उससे जाएं खाते में पैसा जाना है, चेक जाना है, वो तो सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया और बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो वास्तव में जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उसको इसका लाभ भी मिल रहा है। जो महिलाएं हैं वास्तव में उनको पैसा भी मिल रहा है, बीच में कोई कट किसी के पास नहीं रहा। जी बिल्कुल सही बात है। जी आत्मविश्वास की अगर बात करें तो महिलाओं में आत्मविश्वास कितना आयो है आपने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं में? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि महिलाएं हर जगह जाने से पहले थोड़ा डरती थी, अब उनमें आत्मविश्वास बढ़ा तभी वो आगे जा पा रही है। बिल्कुल। और कई तरीके की मतलब बातचीत करने में यहाँ पर देखा पहले जो कि महिलाएं शायद आप देखता होगा घूंघट में ज्यादा आती होगी जब शुरुआत हुई होगी। जी बिल्कुल। तो अभी भी में भी बहुत फर्क आया होगा, घूंघट प्रथा में भी बहुत सुधार आया होगा। घूंघट प्रथा में भी बहुत सुधार आया है। महिलाएं पहले तो घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी। अभी राजपूत जो परिवार होते हैं, पहले वो महिलाएं बिल्कुल भी जैसे कि बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अभी हमारे गाँव में राजपूत परिवारों की महिलाएं भी बाहर जाकर काम कर रही है। हर वर्ग की महिलाएं अपने आगे आ रही है और बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज भी हो रही है और अपने आर्थिक रूप से भी सशक्त कर रही है और सामाजिक रूप से भी सशक्त होकर सामने आ रही है। तो आप ना अभी चैनलों को टेम हो रहे हो, तो मनमोहन जी आप और कविता जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहन देने के लिए। तो फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम सा।